नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के बारे में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हम डील करेंगे। और ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का पेपर है, ये 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आज हम इसी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। लो, बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जब हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है, यह परिभाषा जो संबंधित है वो सामंड से संबंधित है। विवादक अर्थात प्रमाणित किए जाने वाले तथ्य का मुख्य तथ्य कहते हैं। जिसे प्रमाणित किया जाता है, जो कि विवादक होता है, उसे मुख्य तथ्य कहा जाता है। जिन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए निर्भर किया जाता है वे साक्ष्य तथ्य होते हैं। साक्ष्य को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर सामंड ने कहा है कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह साक्ष्य कहलाता है। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें प्रमाणकारी बल हो, किसी चीज़ को प्रमाण दे रहा है यानी कि रिजल्ट दे रहा है, उसमें ऐसी शक्ति है, उसको हम लोग साक्ष्य के रूप में साक्ष्य कहेंगे। ये बात सामंड ने कहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न होता है वही व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न होता है वही व्यक्ति साक्ष्य को स्वीकृत कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, निम्न में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? इन सभी में से जो ऑप्शन दिया है 88 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? निगेटिव टर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा चीज़ नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ए ऑप्शन दिया है गिरफ्तारी का वारंट, बी दिया है आरोप पत्र, सी दिया है 100 परीक्षण रिपोर्ट, डी दिया है एक पंजीकृत विक्रय लेख। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा सी वाला। अब सी वाले को हम इलस्ट्रेट करके देखते हैं। धारा 75 के अधीन 100 परीक्षण रिपोर्ट लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता। वाद पत्र, लिखित कथन, शपथ पत्र, रोजमंचा, विक्रय पत्र आदि को भी लोक दस्तावेज नहीं माना जाता। इन सभी चीज़ों को लोक दस्तावेज नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 88 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस लेवल का, किस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। खास करके ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है इंडियन एविडेंस एक्ट से या इंडियन पिनल कोड से, ये सभी इंडेक्स बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि से शामिल किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसको किस डेट से शामिल किया है? यहाँ पे डेट पूछ लिया है, किस डेट से शामिल किया गया? तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, 17 अक्टूबर सन 2000 से। जब से इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट 2000 हमारे देश में आया, उसके बाद से 17 अक्टूबर सन 2000 को इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो जो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा वो बी वाला होगा। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। प्राथमिक साक्ष्य जो होता है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 62 में। द्वितीयक साक्ष्य वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 63 में। मौखिक साक्ष्य डिफाइन किया गया है सेक्शन 60 में। ये बातें ये क्वेश्चन बस बता रहा था। इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे एपीओ में बनते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। जब क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जेस्टे से संबंधित है? कौन सी वो धारा है जो रेस जेस्टे से संबंधित है? तो हम लोग सिंपली मार देते हैं, धारा 6 जो होता है वो रेस जेस्टे से संबंधित होता है। रेस जेस्टे का मतलब ये होता है एक ही समव्यवहार में कोई कार्य होता है उसको रेस गेस्टे का सिद्धांत हम लोग कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टे। धारा 6 में रेस जेस्टे के बारे में प्रावधान किया गया। धारा 6 के अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय तथा उसी स्थान पर विभिन्न समय तथा स्थानों पर घटित हुए हों। इसको हम लोग रेस गेस्टे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम किस धारा में सुसंगत है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है सेक्शन 53A, ऑप्शन बी दिया है सेक्शन 114A, सी दिया है
सेक्शन नंबर 53 और डी दिया है सेक्शन 119, मतलब 119 दिया है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं आईपीसी को। जब आईपीसी को हम लोग रीड करते हैं तो 354 आता है, 354A, 354B, 354C, 354D, इन सभी की बात इस सेक्शन में आती है। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो हमारा 53A वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग ये एडल्ट्री से, रेप से, किसी का लज्जा भंग करने से रिलेटेड है। इससे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल, क्योंकि इसमें आउटरेजिंग एंड मोडेस्टी की बात की जाती है कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का मोडेस्टी किया जाता है, आउटरेजिंग किया जाता है, उसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 92। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा से जीवन की उपधारणा उपबंधित है? जो लाइफ ऑफ डेथ की प्रिजम्पशन, जीवन की उपधारणा, मरने की उपधारणा जो प्रिजम्पशन है उसकी बात करते हैं। जो धारा 108 बात करता है हमारा मृत्यु की उपधारणा से बात करता है, जो धारा 108 बात करता है मृत्यु की उपधारणा से बात करता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इन 7 ईयर, प्रिज्यूम कर लेता है कि अच्छा अगर 7 साल तक किसी व्यक्ति का ना आना है, ना जाना है, ना किसी के बारे में सुना है, ना कहीं देखा है, तो उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग कि 7 साल तक अगर किसी ने नहीं देखा तो वो व्यक्ति मर गया होगा, यही प्रिज्यूम किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 106 की, विशेषण ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार जो होता है वो 106 में होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 104 की। जब 104 की बात करते हैं, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाता है उसे साबित करने का भार होता है सेक्शन 104, ये बताता है। अब बात करते हैं सेक्शन 107 का, उत्तरजीविता की उपधारणा। उत्तरजीविका की उपधारणा के बारे में हमारा सेक्शन 107 बताता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। जब क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्न कौन सी धारा कब्जापूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टांत साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? तो यहाँ पे जो आता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप की बात करता है कि क्या बर्डन ऑफ प्रूफ एक ऑनर के ऊपर ही रहना चाहिए या किसी दूसरे के ऊपर चले जाना चाहिए, तो इसी की बात करता है। और जो हमारा आंसर भी होगा यहाँ पे वो ए होगा, धारा 110, 94 नंबर क्वेश्चन का। अब इसको हम डिफाइन करके पढ़ते हैं। धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत के भार के बारे में प्रावधान करती है। धारा 110 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिसके ऊपर उस कब्जे का होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। इसी की बात बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप की बात की गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? अनेक वर्षों का सहवास, अनेक वर्षों का सहवास से तात्पर्य है कि जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं और 280 दिन के भीतर अगर उन दोनों के बीच में कंज्यूमेशन होता है और उससे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा उसी का वैध बच्चा है, अवैध नहीं, उसी का वैध बच्चा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर बी होगा, धारा 50। अब मैं इसको इलुस्ट्रेट करता हूँ। धारा 50 में नातेदारी के बारे में राय की सुसंगतता के बारे में प्रावधान किया गया। धारा 50 के अनुसार जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनाती है, तब ऐसे नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं तो ये कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य के साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है धारा 135, धारा 136, धारा 134, धारा 132, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा धारा 134। नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूफिंग एनी फैक्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई नंबर ऑफ विटनेस की, बहुत ज़्यादा विटनेस की जरूरत नहीं होती कि नहीं, यहाँ पे 50 विटनेस जब आएंगे तभी इसको हम लोग प्रूफ मानेंगे। अगर एक विटनेस भी है जो आई विटनेस है, जो प्राइमरी विटनेस है, अगर वो आकर के बता देता है तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ इसने इस तथ्य को देखा है और ये चीज़ सही बता रहा है। वहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं 50 लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक नहीं बताएंगे तब तक कोर्ट उस चीज़ को मानेगी नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ विटनेस की बात कर रहा है।
तो धारा 134 जो होता है नो पार्टिसिपेशन की बात करता है ऑफ विटनेसेस की। धारा 134 के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी संख्या अपेक्षित नहीं है, कि नहीं आपको कम से कम 15 गवाह लाना है, चाहे 20 गवाह लाना है, इस तरह से कोई बाउंडेशन नहीं है। इस प्रकार यह धारा साक्षियों की विश्वसनीयता को महत्व देती है, उनकी संख्या को नहीं। जो साक्षी अपना गवाह देता है उनकी विश्वसनीयता को महत्व देता है कोर्ट ऑफ लॉ। ये नहीं देता है कि नहीं कि 25 लोग आए थे या 30 लोग आए थे एक चीज़ को गवाह देने के लिए। इस चीज़ की बात इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं करता है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में स्मृति ताज़ा करने से संबंधित प्रावधान करता है। रिफ्रेश मेमोरी की बात करता है। रिफ्रेश मेमोरी वो होता है जैसे कि आप स्मृति कोई चीज़ भूल जाओ तो कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो आपको कोर्ट कहती है आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद करने का कोशिश करिए कि आपने उस समय क्या देखा था। इसी को रिफ्रेश मेमोरी स्मृति ताज़ा के नाम से जाना जाता है, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसी तरह से इंडेक्स बेस्ड देखिए क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रह के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं धारा 167 के बारे में। धारा 167 क्या कह रहा है? धारा 166 जूरी या असेसर की प्रश्न करने की विधि के बारे में बताता है। जो सेक्शन 166 है ये बताता है जूरी किसको कहते हैं, असेसर किसको कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक केस आया था आईपीसी में सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 से रिलेटेड था। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस केएम नानावती का एक केस आया था, उन्हीं में जूरी ट्रायल किया गया था। उसके बाद से जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया था। तो वहीं से आपको रिलेट कर लीजिएगा जब धारा 166 की बात आती है जूरी या असेसर की प्रश्न करने की विधि, जो कि डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 166 में। अब बात करते हैं धारा 167 की। साक्ष्य के अनुचित ग्राह्य या अग्राह्य के लिए नवीन विचारण नहीं होना चाहिए। किसी भी साक्ष्य के लिए नवीन विचारण नहीं होना चाहिए। धारा 165 कहता है प्रश्न करने या पेश करने के आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। प्रश्न करने का या पेश करने का न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है यहाँ पे जजेस की। सेक्शन 165 में डिस्क्रिशनरी पावर करता है जज की, कि जज जिससे भी चाहे जो सवाल चाहे, जो भी विटनेस बन के आ रहा है उनसे जिस तरह से चाहे उस तरह का वो सवाल पूछ सकता है। वहाँ पे कोई बाउंडेशन जज के लिए नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे उसका डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करता है, अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल करता है जज। फिर हम बात करते हैं धारा 161 की। स्मृति ताज़ा करने के प्रयत्न के प्रयुक्त लेख के बारे में, ये भी स्मृति ताज़ा करने से रिलेटेड है धारा 161। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 159 है, जिसमें स्मृति ताज़ा करने की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 की, अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक। जो अन्यत्र जो इधर उधर कहीं लोग उपस्थित होते हैं उसके बारे में, तो इसका जो आंसर होगा वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। अब यहाँ पे हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत हैं। किस तरह से सुसंगत होंगे? पहला, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। यदि किसी विवादक तथ्य या असंगत तथ्य से सुसंगत तथ्य से असंगत है। दूसरा, यदि वह स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व का अत्यंत अधिसंभाव्य या अधिक संभाव्य बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। मृत्युकालीन कथन हो सकता है। मृत्युकालिक कथन क्या हो सकता है? मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन आदमी क्या दे सकता है? मौखिक दे सकता है, लिखित दे सकता है, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके से, उपर्युक्त सभी किसी भी तरीके से मरने से पहले अगर आदमी बोलना चाहता है तो बोल के अपना दे सकता है, कथन दे सकता है। लिखना चाहता है तो लिख के दे सकता है। अगर संप्रेषण कोई चीज़ इशारा कर रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, किस माध्यम में वो डाइंग डिक्लेरेशन का अपना चाहे वो दे सकता है। ये उपर्युक्त सभी होगा 100 नंबर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की बात कर रहे हैं। 101 की बात करते हैं। बोलने में असमर्थ एक साक्षी। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा रहा है। 101 वाला हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी MPCJ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेत से साक्ष्य देता है। ऐसा साक्ष्य क्या होगा? ऐसा साक्ष्य जो होगा मौखिक साक्ष्य होगा।
उत्तर इसका हम डिफाइन करके बता रहे हैं। धारा 119 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किंतु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा, वो न्यायालय में ही देगा। इस तरह के साक्ष्य को हम लोग मौखिक साक्ष्य के रूप में ही समझेंगे, ये कोर्ट बता रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 पे आ रहे हैं। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य, चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य क्या होता है? निश्चायक होता है। जो भी चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य होता है वो निश्चायक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, विवादक तथ्य कहा जाता है। विवादक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो न्यायालय के समक्ष विवाद के विषय होते हैं। विवादक तथ्य पर पक्षकारों में विवाद होता है और ऐसे तथ्यों पर ही पक्षकारों का उत्तरदायित्व, कर्तव्य, अधिकार आदि निर्भर करता है। 103 नंबर क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। जब हम क्वेश्चन 104 पे जाते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतुक, जो धारा 132 का प्रोवाइजो बता रहा है, स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। कारण इसका बता रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 किसी नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करता है। यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब जब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके देखेंगे तो अब पता चलेगा किस तरह से वो सही है। कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन से सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि धारा 132 के परंतुक क में है यह स्पष्ट प्रावधान है कि परंतुक ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाए उसे गिरफ्तार या अभियोजन के अधीन नहीं करेंगे, और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दांडिक कार्यवाही में साबित किया जाता है। यही इस दोनों का ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। जब हम क्वेश्चन 105 की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञों की राय नहीं ली जा सकती है। भारतीय विधि पर सबको पता है कि भारतीय विधि पर किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती है। इसलिए नहीं ली जा सकती है क्योंकि जज खुद अपने आप में विधि का ज्ञाता होता है, वो क्या दूसरे से राय ले। अगर राय भी लेना हो तो वो विदेशी विधि पर राय ले सकता है, विज्ञान पर राय ले सकता है, कला के विषय में राय ले सकता है, हस्तलेख पर राय ले सकता है और अंगुली चिन्हों पर वो किसी से राय ले सकता है, लेकिन भारतीय विधि पर वो किसी से राय नहीं ले सकता है। भारतीय दंड क्या कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 106 पर। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है? देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये बात आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 किसी ग्राह्य से संबंधित है? किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? सोचिए, अब केस लॉ डिपेंड भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे है टेप रिकॉर्डिंग किया हुआ साक्ष्य, जो RM मलकानी से रिलेटेड है वो टेप रिकॉर्डेड किया हुआ साक्ष्य से संबंधित है 107 में। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108 का। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है विबंधन से, मीन्स की स्टॉपल से संबंधित है। स्टॉपल हमारा डिफाइन किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक इसमें डिफाइन किया गया। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद विबंधन पर एक प्रमुख वाद है। इस वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि कानून इस विचार को मान्यता नहीं देती कि बयान करने वाला व्यक्ति धोखा देने का आशय रखता है अथवा वह स्वतः किसी भूल में है। कानून और भारतीय परिनियम जिस वे विचार को मान्यता देती है वह यह है कि वह उस वचन का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा जिसको बयान दिया गया था। अगर किसी के ऊपर बयान दिया गया तो उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। उसके बयान देने से वो आदमी जेल में जा सकता है, उसके बयान देने से वो आदमी वो छूट सकता है। इस पे ये डिपेंड करता है। सेक्शन क्वेश्चन हमारा 108। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 109 पे जाते हैं, क पर ख की हत्या का आरोप है। कोई व्यक्ति क है, उसके ऊपर ख की हत्या का आरोप है
उसके विचारण में निम्नांकित में से कौन विवादक तथ्य हो सकता है। इसमें कौन विवादक तथ्य हो सकता है? जो हमारा विवादक तथ्य होगा वो 1 होगा तथा 3 होगा। कौन ने ख की हत्या की, ये विवादक तथ्य हो सकता है। ऑप्शन जो दूसरा दिया है, को एक ईमानदार व्यक्ति, ये यहाँ पे रिलेवेंट है नहीं। तीसरा ऑप्शन जो जो तीसरा ऑप्शन कर रहा है, को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। और चौथा जो कर रहा है, को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है, जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है, वो तो यहाँ पे कहीं कोई रिलेट ही नहीं हो रहा है। अब हमारा जो आंसर बन रहा है वो पहला और तीसरा बन रहा है। कौन ने ख की हत्या की, ये एक रेलेवेंट बात है। और तीसरा ऑप्शन हम देते हैं, क और ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। अचानक और प्रकोपन जो मिला, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, जिसको हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहते हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में ये फॉल करता है, जहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बताया गया है। इससे एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस होता है KM नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 रिलेटेड है। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है। अब इसके हम लोग डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। धारा 112 के अनुसार यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता या उसके किसी पुरुष के बीच विधिमान विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच किसी ऐसे समय नहीं थी जबकि उसका गर्भाधान किया जा सकता था। इस प्रकार यह धारा निश्चायक सबूत के बारे में प्रावधान करती है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो 110 की बात की जा रही है, जो 112 जो सेक्शन 112 में बताया जा रहा है, किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है, मतलब ये किसी तरह से अवमान्य नहीं है, किसी तरह से ये गलत नहीं है। तो दोस्तों बस आज इंडियन एविडेंस एक्ट में यहीं तक क्वेश्चन था। जो हमारे 25 क्वेश्चन यूपी एपीओ में आते हैं 2022 में आने वाले हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन ही इंडियन एविडेंस एक्ट से आता है। दोस्तों इसी तरह के रेगुलर अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर आता हूँ तो आपके पास तुरंत वो पहुँच जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।